दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास के अंतर्गत मराठा साम्राज्य पर एमसीक्यूज। अर्थात अपना टॉपिक क्या हो गया, मराठा साम्राज्य पर एमसीक्यूज है। और दोस्तों ये सीरीज यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट, पीएचटी, टीएचटी, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें हिस्ट्री आती है, ये सीरीज सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है रायगढ़, दूसरा है कालानौर, तीसरा है ऑप्शन रायचूर और चौथा ऑप्शन है आगरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा रायगढ़। क्या हो जाएगा, रायगढ़ इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जो कार्यकाल रहा है, जो इनकी जीवन लाइफ रही है, टोटल 1627 से 1680 तक मानी जाती है। भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में इनका जो पूरी लाइफ थी दोस्तों, वह 1627 से 1680 लिखित रूप में है। और इन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। छत्रपति किस सन में बने थे, 1674 में। राज्याभिषेक उनका हुआ था रायगढ़ में। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है 2 नंबर। लॉर्ड वेलिस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, सेकंड ऑप्शन है रघुजी भोसले, थर्ड ऑप्शन है दौलत राव सिंधिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि कर सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि। भोसले ने देवगांव की संधि 1803 और सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 द्वारा वेली जिले की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। होलकर ने अंत तक वेली जली की संधि को नहीं स्वीकारा, परंतु दिसंबर 1811 में माहिदपुर, कहाँ पर, जगह क्या, माहिदपुर, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, के युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स से पराजित होकर लास्ट में जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि द्वारा उसने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। अतः होलकर अंतिम मराठा सरदार था जिसने सहायक संधि स्वीकार की। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। उसने भारतीय नरेशों को सैनिक सहायता के बदले धन लेने की प्रथा की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने इस प्रथा को स्वीकार किया था। क्या किया था, अंग्रेजों ने इस प्रथा को स्वीकार किया था। क्लाइव व उसके बाद के गवर्नरों ने इस प्रणाली का उपयोग किया, किंतु इसे एक व्यवस्थित नीति वेली जली ने बनाया और इसे अंग्रेजी राज के विस्तार का साधन बनाया। अर्थात उसने अंग्रेजी शासन को बढ़ाया और कैसे अन्य रजवाड़ों या राजाओं को अपने अधीन किया जाए, इस तरीके की उसने तकनीकी खोजी। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 3 नंबर। क्या है 3 नंबर, देखिए संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में किसने सरल और कारगर बनाया। राजा राम ने, बालाजी विश्वनाथ ने, गंगाबाई ने, नानाजी देशमुख ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने। क्या हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संभाजी, जिनका कार्यकाल 1680 से 89 के बाद राजा राम, शिवाजी महाराज द्वितीय व ताराबाई तथा साहू जी गद्दी पर आसीन हुए। बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी की जीत के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस जीत से समस्त मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर।
सर ए नौबत का अर्थ था, जो सर ए नौबत था उसका अर्थ क्या था? सेनापति, धर्म मंत्री, विदेश मंत्री या गृह मंत्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनापति। क्या हो जाएगा? सेनापति हो जाएगा। देखिए, सर ए नौबत सेनापति, इसका जो मुख्य कार्य क्या होता था? सेना में सैनिकों की भर्ती करना, संगठन एवं अनुशासन और साथ ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती आदि करना, इसके ये सब कार्य थे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर है। देखिए क्या है? किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? राजाराम, शिवाजी महाराज द्वितीय, शाहू, संभाजी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, साहू। क्या हो जाएगा? साहू इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मराठा शासक शाहू के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा पद शक्तिशाली हो गया। छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 6 नंबर। देखते हैं क्या है दोस्तों। 6 नंबर है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि जिसकी टाइमिंग है 1750 ईस्वी के संबंध में क्या राय है? पहला ऑप्शन आप ध्यान से सुने दोस्तों। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया, अर्थात की गई। सेकंड ऑप्शन है आपके सामने, छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाई। थर्ड ऑप्शन है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना का दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया। अब फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त में से सभी, अर्थात क्या? उपयुक्त में से सभी। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थात जितने ये 3 दिए गए हैं तीनों के तीनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकेंड और थर्ड सारे के सारे जो सेंटेंस दिए गए हैं दोस्तों वह सही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ी सी चाहे और जानकारी इसमें ले लें। 4 मार्च 1816 को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगौली संधि का अनुमोदन कर दिया, जो दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने मिथिला, जिसको तराई कहते हैं, का एक बड़ा भूभाग नेपाल के अधीन कर दिया था। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, आपके सामने जो प्रश्न है वह है 7 नंबर। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधव राव नारायण को, या माधव राव को, या नारायण राव को, या रघुनाथ राव को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव राव को। किसको? माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाएगा। देखिए, माधव राव मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। उनके कार्यकाल के दौरान मराठा साम्राज्य पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान हुए नुकसान से उबर गया। पानीपत की जो तीसरी डियर स्टूडेंट्स लड़ाई हुई थी वह 1761 में हुई थी, जिसे मराठा पुरुत्थान के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें मराठा इतिहास के सबसे महान पेशवाओं में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर है। देखिए क्या है। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? फर्स्ट ऑप्शन है, ब्रिटिश युद्ध जीत गए। सेकंड ऑप्शन है, मराठा युद्ध जीत गए। और थर्ड ऑप्शन, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। और फोर्थ ऑप्शन है, इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। देखिए, 1882 ईस्वी में सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। पहले आप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की टाइमिंग याद रखें।
1875 से 82। दूसरी बात, यह युद्ध कोई नहीं जीता था। तीसरी बात यह है कि इसमें सालबाई की संधि हुई थी और युद्ध समाप्त हो गया तथा एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए थे। पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच सालबाई की संधि संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी, अर्थात अहम रोल निभाया था। इस संधि का दूरगामी उद्देश्य मराठों और अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित करना था। इस युद्ध में किसी भी पक्ष की दोस्तों जीत नहीं हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 9 नंबर है। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा क्लू को हस्तांतरित किया? ऑप्शन फर्स्ट है चित्तौड़ की संधि, सेकंड ऑप्शन है पुणे की संधि और थर्ड ऑप्शन है पुरंदर की संधि और जो आपके सामने चौथा ऑप्शन है तोरण की संधि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरंदर की संधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवाजी महाराज ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा क्लू को हस्तांतरित किया था। आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पुरंदर की संधि का जो टाइम है वह है 11 जून 1665। क्या है? 11 जून 1665 को हस्ताक्षर हुए थे। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर। दासबोध के रचनाकार हैं। दासबोध के रचनाकार कौन है? यह चीज आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और समर्थ रामदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा समर्थ रामदास। क्या हो जाएगा? समर्थ रामदास हो जाएगा। देखिए, दासबोध मराठी संत साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के तेजस्वी संत श्री समर्थ रामदास ने की थी। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने प्रश्न है 11 नंबर। शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? सन बताना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है 1665 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में और 1664 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1666 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, क्या था, मई 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया था। अर्थात औरंगजेब ने अपने किले में ही उनको बंद करवा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 12 नंबर। देखिए, इसमें क्या है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। बिल्कुल करेंगे। और सूची प्रथम में जो है वह अष्ट प्रधान के सदस्य हैं और सूची द्वितीय में जो दिया गया वह अर्थ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ABCD है। ए में है मजूमदार या आमात, अर्थात इनका कार्य क्या होता था या ये और किस नाम से भी जाने जाते थे। बी है वाक्यानवीस या प्रधान और सी है सुमंत या दबीर और डी है श्रुनवीस सुरनिस या सचिव। सूची द्वितीय आपके सामने अर्थ है वित्त एवं राजस्व मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, शाही पत्र विभाग का प्रधान। करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, आपको बताते हैं कैसे। देखिए, जो मजूमदार या अमात्य होता था वह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। मजूमदार या अमात्य था वह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। अर्थात आप एक लिख सकते हैं। वाक्यानवीस या प्रधान एक गृह मंत्री होता था। गृह मंत्री कौन होता था? या तो प्रधानमंत्री, जिसे आप आज के युग में PM कहते हैं। तो गृह मंत्री कौन था? प्रधान था या वाक्यानवीस था? तो आप दो लिख सकते हैं। इसके बाद है सुमंत और दबीर। सी में क्या है? सुमंत और दबीर यह विदेश मंत्री होता था। सुमंत दबीर विदेश मंत्री, अर्थात यहां पर आप 3 लिख सकते हैं। श्रुनवीस सुरनिस या सचिव यह शाही पत्र विभाग का प्रधान होता था।
डाक विभाग का कौन अधिकारी था? शृणवीर था, जो सुनेगा अच्छे से वही तो पत्र दोस्तों भेजेगा एड्रेस पे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो शाही पत्र विभाग का प्रधान था वह शृणवीर या शृणनिस या सचिव था। तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। तो ये इसके एग्जैक्ट आंसर रहे, इनको आप लोग जरूर याद रखें। देखो आपको बता दें, इनमें 8 पद सम्मिलित थे। किसमें? मराठा में। तो पहला जो पद था वह था पेशवा। पेशवा क्या होता था, मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। ये मंत्रियों का प्रधान था, प्रशासन में राजा के बाद जिसका सबसे ज़्यादा महत्व था। इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जा सकती आज के युग से। दूसरा था अमात्य, जो मैंने आपको बताया है, ये एक वित्त मंत्री था, वह राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी था। इसकी तुलना मौर्यकालीन राजा अशोक के महामात्र से की जा सकती, अर्थात दोस्तों चाणक्य से। तीसरा पद था मंत्री। जो मंत्री था वह राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। इसे वाक्यानवीस भी कहते थे। क्या कहते थे? वाक्यानवीस भी कहते थे। चौथा पद समझ लो सचिव। राजा के पत्र व्यवहार और शाही मोहर जैसे दफ्तरी काम करता था। सचिव मतलब सेक्रेटरी। पांचवा समझ लो सुमंत। सुमंत मतलब विदेश मंत्री। और 6 सेनापति, जो सैनिक प्रधान हो। और 7वां पद था पंडित राव, दान का अध्यक्ष। 8 था न्यायाधीश, कानूनी मामलों का निर्णायक। तो 8 पद अगर आपसे पूछे जाएं, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। न्यायाधीश, पंडित राव, सेनापति, सुमंत, सचिव, मंत्री, अमात्य और पेशवा, ये इसके रहे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर। देखिए, इसमें सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। सूची प्रथम में छत्रपति है, दूसरी में सूची द्वितीय में शासनकाल है। बिल्कुल, संभाजी का शासनकाल क्या रहा? राजा राम का, ताराबाई का, शाहू जी का। और कार्यकाल दोस्तों नीचे दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो संभाजी हैं इनका जो कार्यकाल रहा है वह 1680 ईस्वी से 89 ईस्वी तक रहा है, अर्थात तकरीबन 9 वर्षों तक इनका कार्यकाल दोस्तों रहा है। तो संभाजी के सामने आप 1 लिख सकते हैं। अब बात करेंगे राजा राम की। तो राजा राम का जो दोस्तों कार्यकाल रहा है वह 1689 से 1700, कितना रहा? 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा, तकरीबन 11 वर्ष। तो आप राजा राम के सामने 2 लिख सकते हैं। अब बात करें ताराबाई। जो ताराबाई का कार्यकाल रहा है वह 1700 से 8 ईस्वी तक रहा है, अर्थात 1700 से 1708 ईस्वी तक रहा। इनका तकरीबन 8 वर्षों तक कार्यकाल रहा है। तो इसके समक्ष आप 3 लिख सकते हैं। अब बात करें साहू जी प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो इनका कार्यकाल 1708 से 49 तक रहा है, 4 लिख सकते हैं। तकरीबन इनका कार्यकाल 41 वर्ष रहा है। कितना? 41 ईयर्स इन्होंने अपने राज्य की देखरेख की थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 14 नंबर। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ, अर्थात टॉप क्लास पे थी, फिर उसके बाद वह डिस्ट्रॉय होने लगी। फर्स्ट ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, सेकेंड ऑप्शन है बाजीराव फर्स्ट, और थर्ड ऑप्शन है बालाजी बाजीराव फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बालाजी बाजीराव। देखिए, बालाजी बाजीराव का जो जन्म है वह 8 दिसंबर 1721 ईस्वी में कब हुई थी? 8 दिसंबर 1721 को यह पैदा हुए थे, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 23 जून 1761 को। बाजीराव प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र था, वह पिता की मृत्यु के बाद पेशवा बना था। बालाजी विश्वनाथ के समय में ही पेशवा का पद पैतृक बन गया था। बालाजी बाजीराव के समय में ही अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह परास्त हुए। इससे पहले बालाजी के समय मुगल साम्राज्य के स्थान पर हिंदू राज्य की स्थापना के लिए स्थिति अनुकूल थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर है। वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम
प्रथम को पुनरुत्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था? महदाजी सिंधिया, नाना फडणवीस, मल्हारराव होलकर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महदाजी। क्या हो जाएगा? इनको महादजी भी कहते हैं या महदाजी, दोनों का अर्थ एक ही है दोस्तों। देखिए शाह आलम द्वितीय, जिसका जो जीवन काल है 1728 से 1806 के बीच में रहा है, जिसे अली गौहर भी कहा जाता था। शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम दोस्तों अली गौहर भी था। भारत का मुगल सम्राट रहा। इसे गद्दी शाहजहां से इसे क्या कहते थे? गद्दी शाहजहां तृतीय भी इसे कहते थे, हटाकर इसे मिली थी। 14 सितंबर 1803 को इसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और ये मात्र कठपुतली बनकर रह गया। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई। 1759 में अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी जाने के कारण वह मुगल राजधानी दिल्ली को छोड़कर पटना की ओर भाग गए, जहां पर उन्होंने अपने पिता की मौत के बाद बदला लेने के लिए इमाद उल मुल्क, क्या कहेंगे, इमाद उल मुल्क और शाहजहां के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाई। उन्होंने शाहजहां, जिसको तृतीय कहते हैं, और इमाद उल मुल्क को हटाने के लिए सदा शिवराय भाऊ से सहायता मांगी। सदा शिवराव भाऊ ने उनकी मदद की और इमाद उल मुल्क को खत्म कर शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटाकर 1760 में शाह आलम को दिल्ली का मुगल सम्राट बनाया। 1760 से लेकर 1806 तक इसका शासनकाल रहा, लगभग 46 वर्ष। 1771 में मराठा सरदार महादजी शिंदे की सहायता से इन्होंने वापस दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया और महादजी से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अमीर उल हमारा और वकील उल मुतल्क की उपाधि प्रदान की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ग्रांट डफ ने, एमजी राणाई ने, या आंद्रे विक ने, या जदुनाथ सरकार ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए ग्रांट ट्रफ के अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। यह चीज इन्होंने डफ ने कही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी? फटाफट बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अंग्रेज। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की थी? अंग्रेजों ने प्रदान की थी। देखिए अंग्रेज 1674 में हेनरी ऑक्सिनडेन, क्या नाम था? हेनरी ऑक्सिनडेन शिवाजी महाराज के दरबार में दूत के रूप में गया और उसके साथ हुए समझौते के मुताबिक अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज को तोपें प्रदान की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 18 नंबर। शिवाजी महाराज को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एक एवं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। फर्स्ट ऑप्शन है समर्थ रामदास, सेकंड ऑप्शन है तुकाराम, थर्ड ऑप्शन है एकनाथ, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, समर्थ रामदास। क्या हो जाएगा? समर्थ रामदास। देखिए शिवाजी महाराज को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत समर्थ रामदास थे। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है दोस्तों, वह है 19 नंबर। शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, पनहाला दुर्ग में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवनेर के दुर्ग में, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई था और उनके संरक्षक दादा कोण देव एवं गुरु समर्थ रामदास थे। संरक्षक थे दादा कोण देव और गुरु समर्थक थे, गुरु जो थे आध्यात्मिक रूप से वह थे रामदास। अब आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने जो प्रश्न है वह 20 नंबर है। शिवाजी महाराज के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। किसको कहा जाता था? 8 विद्वानों की सभा को या 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी महाराज के अंगरक्षक होते थे। थर्ड ऑप्शन है 8 मंत्रियों की एक परिषद को और फोर्थ ऑप्शन है शिवाजी महाराज के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 8 मंत्रियों की एक परिषद को कहा जाता था। और मैंने इसमें आपको बताया था 8 मंत्री कौन थे। पेशवा जो प्रधानमंत्री कहलाते थे, मजूमदार अमात्य वित्त मंत्री, सर नौबत दवीर सुमंत, श्रूनवीस या सचिव, सेनापति पंडित राव, दान अध्यक्ष, न्यायाधीश या शास्त्री। तो ये 8 हैं। पेशवा हम सभी लोग जानते हैं प्रधानमंत्री, मजूमदार अमात्य वित्त मंत्री, सर नौबत सेना के, दबीर या सुमंत जो होते थे विदेश मंत्री, शुरवीस या सचिव लिखा पढ़ी वाला काम करते थे, सेनापति सेना का शासन नियंत्रित करते थे, पंडित राव ये सब दान दक्षिणा से संबंधित थे, न्यायाधीश जो न्याय के कार्य करते थे। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या है प्रश्न। अब आपके सामने प्रश्न है 21 नंबर, 21 नंबर। शिवाजी महाराज के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना? राजा राम एवं रामचंद्र पंत, सेकंड शाहू जी एवं धनाजी यादव, थर्ड ऑप्शन है संभाजी एवं कपिल कलश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपनी सलाहकार नियुक्त किया। 21 मार्च 1689 को मुगल सेनापति मुखर्रबी खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी, अर्थात इन दोनों को जान से मरवा दिया। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज अभिषेक किया गया। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 22 नंबर। किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? फर्स्ट ऑप्शन है बाजीराव प्रथम, सेकंड ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ और थर्ड ऑप्शन है बालाजी बाजीराव, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजीराव प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम ने सौभाग्यवश आमेर के सवाई जय सिंह द्वितीय तथा छत्रसाल बुंदेला की मित्रता प्राप्त की। आमेर के राजा कौन थे? जय सिंह द्वितीय और छत्रसाल के बुंदेला की मित्रता इन्होंने प्राप्त की। 1737 ईस्वी में वह सेना लेकर दिल्ली के पार्श्व तक गया, परंतु बादशाह की भावनाओं पर चोट पहुंचाने से बचने के लिए उसने अंदर प्रवेश नहीं किया। इस मराठा संकट से मुक्त होने के लिए बादशाह ने बाजीराव प्रथम के घोर शत्रु निजाम मुल्क को सहायता के लिए दिल्ली बुला भेजा, अर्थात क्या बोला था? दिल्ली बुला लिया था। अब अगला प्रश्न आपके सामने है 23। देखिए क्या है। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों से
पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालाक्रमण, जो उनके कालक्रम है उसके अनुसार उनको सेट करना है। देखिए, फर्स्ट माधवराव, सेकेंड नारायण राव, थर्ड माधवराव नारायण और फोर्थ है बाजीराव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अर्थात ये सीरीज से है, पहले माधवराव हैं, फिर नारायण राव हैं, फिर माधवराव नारायण है, फिर बाजीराव द्वितीय हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनका ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वह है दोस्तों 24 नंबर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, इसका परिणाम क्या हुआ? युद्ध हो गया, चलिए ठीक है, बट इसका तो रिजल्ट इसका क्या निकला, यह चीज आपको पढ़नी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, पेशवा का पद समाप्त कर दिया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन प्राप्त या पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? बिठूर, जो कि कानपुर के निकट उत्तर प्रदेश में है, रहने के लिए भेज दिया गया। सेकेंड ऑप्शन, पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। थर्ड ऑप्शन है अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। अर्थात दोस्तों, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 25 नंबर है। क्या है दोस्तों? 25 नंबर है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को या बालाजी बाजीराव को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। देखिए, बालाजी विश्वनाथ ने एक युवा मराठा सम्राट शाहू को एक ऐसे राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सहायता की जो कि गृह युद्ध और औरंगजेब के तहत मुगलों द्वारा लगातार हमले के कारण हुई थी। उन्हें मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। बाद में उनके बेटे बाजीराव पेशवा बनकर आए। तो संस्थापक किसे कहा जाता है? दूसरा, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 26। इसमें सूची, देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, आपके सामने दोस्तों जो क्वेश्चन है वह है, आप लोग देख पा रहे होंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। देखिए, ABCD में साजी भोसले, जीजाबाई, समर्थ रामदास, दादाजी कोंडदेव। सूची द्वितीय में देखिए, शिवाजी महाराज के पिता, शिवाजी महाराज की माता और शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी महाराज के संरक्षक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जो शाहजी भोसले थे ये शिवाजी महाराज के पिता थे, एक सही है। जो जीजाबाई थी ये शिवाजी महाराज की मम्मी थी अर्थात माता थी, तो दो भी सही है। समर्थ रामदास शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे, क्लियर है, तीन भी सही है। और दादाजी कोंडदेव थे, यह शिवाजी महाराज के संरक्षक थे, यह भी दोस्तों क्लियर है। अब क्या करेंगे? अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है ये देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सूची प्रथम को सूची सेकंड से हमें सुमेलित करना है। बिल्कुल करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला आपके सामने 27 नंबर। क्या है दोस्तों? 27 नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची प्रथम में कुछ घटनाएं हैं और सूची सेकंड में कुछ वर्ष दिए गए हैं, तो बस मैच करना है दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। ए, बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या। बी, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुन में हमला। सी में सूरत की प्रथम लूट और डी में सूरत की दूसरी लूट। और टाइमिंग दी गई है 1659, 1663, 1664, 1670। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए कैसे, अभी आपको समझाते हैं। बीजापुर के सरदार जो अफजल खां की हत्या हुई थी वह 1659 में हुई थी, अर्थात फर्स्ट सही है। बी है, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर पुन में हमला हुआ था, बिल्कुल सही है, 1663 में
अर्थात 2 सही है। सी है, सूरत की प्रथम लूट हुई थी 1664 में, ये भी सही है। डी है, सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी, ये भी सही है। और दोस्तों यहाँ से बहुत अधिक पैसा धन दौलत लूटी गई थी। किसने लूटी थी? मराठाओं ने ये सब लूट की थी। देखिए, शिवाजी की विस्तारवादी नीति से बीजापुर का शासक संशक्ति हो गया। उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए सोने सरदार अफजल खां को भेजा। शिवाजी ने 1659 में अफजल खां को भी मरवा दिया था, अर्थात पराजित कर दिया और उसे निपटा दिया था। शिवाजी की बढ़ती शक्ति से घबराकर औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी ने 1663 में शाइस्ता खां को पराजित किया। शिवाजी के समय सूरत पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था। इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4000 की सेना के साथ 1666 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ़ व्यापारियों को लूटा। कितने दिनों? 6 दिनों तक जम से लूटा। फिर उसका दूसरी लूट देखते हैं। 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। ये इनका दोस्तों सिस्टम रहा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 28 नंबर। क्या 28 नंबर? देखिए, शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जय सिंह, अफजल खां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा दोस्तों? औरंगजेब इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके सामने प्रश्न है वह 29 नंबर है। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? संभाजी, राजा राम, ताराबाई, शाहू शाहू प्रथम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, राजा राम। देखिए, पंत प्रतिनिधि मराठा साम्राज्य में पेशवा से भी उच्च पद था। यह नया पद छत्रपति शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम ने उस समय सृजित किया था जब उसने जिंजी के दुर्ग में शरण ले रखी थी। शाहू के समय में पंत प्रतिनिधि के पद का महत्व घट गया और पेशवा पद का महत्व बढ़ गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपके सामने है 30 नंबर है। देखिए क्या है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी, बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बाजीराव प्रथम पुर्तगालियों से बसई और सालसेट प्रदेशों को छीनने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी महाराज के बाद बाजीराव प्रथम ही है दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था। पहले शिवाजी ने अपनाया था, दूसरी बार बाजीराव प्रथम ने अपनाया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है दोस्तों वह है 31 नंबर। क्या है? 31 नंबर है 31 नंबर। निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? दत्ताजी सिंधिया, विश्वास राव, सदाशिवराव भाऊ और मल्हार राव होलकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सदाशिवराव भाऊ ने। देखिए दोस्तों, सदाशिवराव भाऊ 4 अगस्त 1730, 20 जनवरी 1761 इनकी जो लाइफ टाइमिंग रही है। मराठा सेना के सेना नायक थे। उन्हें देसी राज्यों के विरुद्ध सैनिक सफलताओं के कारण असाधारण सेनानी समझा गया और पानीपत में मराठों की भीषण पराजय का आवश्यकता से अधिक दोषी भी। अनुकूल प्रकृति होते हुए भी महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होने से भाऊ ने शासन प्रबंध में असाधारण दक्षता प्राप्त की। किंतु वहीं भाऊ और पेशवा में मनोमालिन्य बढ़ाने का भी कारण बना। भाऊ का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य पश्चिमी कर्नाटक में मराठा आधिपत्य स्थापित करना था। फिर विद्रोही यामाजी शिवदेव को पराजित कर उसने संगोला का जो किला था वह हस्तगत किया। उसने मराठा शासन में वैधानिक क्रांति स्थापित की। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 32 नंबर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध
1837-1818 के दौरान दूसरी हुई सबसे अंतिम संधि थी। नागपुर की संधि, पूना की संधि और मंदसौर की संधि, कानपुर की संधि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कानपुर की संधि। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की जो टाइमिंग है 1817 से 18 के मध्य हुआ है। इसमें किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? मराठों के संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। इस समय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक एक करके सभी मराठा शक्तियों को पराजित किया और संधियां की। पेशवा बाजीराव द्वितीय से 13 जून 1817 को पूना की संधि, दौलत राव सिंधिया से 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि, होलकर से 6 जनवरी 1818 की मंदसौर की संधि, बाजीराव द्वितीय ने अंततः जून 1818 में आत्मसमर्पण कर लिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित एक औद्योगिक नगरी के नाम से फेमस है और चमड़े की नगरी भी कहा जाता है। पेंशन पर भेज दिया था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान बाजीराव द्वितीय का ही रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर है। चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर। सेकंड है शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर। थर्ड ऑप्शन है अकबर द्वारा वसूल किया गया जानलेवा सिंचाई कर। और फोर्थ ऑप्शन है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। देखिए, चौथ और सरदेशमुखी शिवाजी महाराज के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपनी प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 34 नंबर। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? समर्थ रामदास, साची भोसले, दादाजी कोंडदेव और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। क्या हो जाएगा? दादाजी कोंडदेव हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 35 नंबर है। शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? सिंहगढ़, गोंडवाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। फर्स्ट ऑप्शन ये था। सेकंड है तोरण, सिंहगढ़, कोंडाना, पुरंदर, रायगढ़। थर्ड ऑप्शन है पुरंदर, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, रायगढ़। फोर्थ ऑप्शन रायगढ़, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरंदर, रायगढ़। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि शिवाजी महाराज द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है सिंहगढ़, कोंडाना, तोरण, पुरण, रायगढ़। तानाजी मालसुरे द्वारा जीता गया कोंडाना, जिसकी फरवरी 1670 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट किला यही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 36 नंबर। शिवाजी महाराज का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक अभियान था। सेकंड ऑप्शन है सलेहर का अभियान था। थर्ड ऑप्शन है जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान था। फोर्थ ऑप्शन है कोंडाना का अभियान था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, कर्नाटक अभियान था। क्या था? कर्नाटक अभियान था। देखिए दोस्तों, अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज का अंतिम महत्वपूर्ण सैन्य अभियान क्या था? कर्नाटक का था। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कर्नाटक है ये एक समुद्री सीमा से लगा हुआ राज्य है। क्या है? इसे तटीय राज्य भी कह सकते हैं। टोटल जो तटीय राज्य हैं, जो सीमा बनाते हैं अर्थात तटीय राज्य, वे 9 हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 37 है। शिवाजी महाराज ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी महाराज का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा, जंजीरा, एलिफेंटा और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलाबा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलाबा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए, कोलाबा या कुलाबा मुंबई का दक्षिण क्षेत्र है। 16वीं सदी के पुर्तगाली साम्राज्य के दौरान
इस द्वीप को कैंडल के नाम से जाना जाता था। बाद में 17वीं सदी में ब्रितानी अधिकार क्षेत्र में आने के बाद, अर्थात ब्रिटानी की बात करें, ब्रिटेन के क्षेत्र में आने के कारण इस क्षेत्र को कोलियो के नाम से जाना जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 38 है। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजीराव प्रथम इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बाजीराव प्रथम जिनका जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी में, मृत्यु 28 अप्रैल 1740 में हो गई थी, अर्थात 40 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। इन्हें मराठा साम्राज्य का महान सेना नायक कहा जाता है। यह बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के बड़े बेटे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 39 नंबर। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन नाना फड़नवीस को, सेकंड ऑप्शन बाजीराव फर्स्ट को, थर्ड ऑप्शन बालाजी बाजीराव, फोर्थ ऑप्शन बालाजी विश्वास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पेशवा शासन के दौरान नाना फड़नवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपी द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिक निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 40 नंबर। इसमें हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बिल्कुल मिलाएंगे दोस्तों। देखिए क्या है, इसमें संधि के नाम है और वर्ष दिए गए। जिसे देवगांव की संधि किस सन में हुई थी? सुरजी अर्जुन गांव की संधि किस सन में हुई थी? राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। जो देवगांव की संधि है दोस्तों, ये 1803 में हुई थी, अर्थात एक लिख सकते हैं। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी, देखिए देवगांव की जो संधि है 1803 में हुई है, क्लियर। और देवगांव की जो सुरजी अर्जुन गांव की संधि वह भी 1803 में हुई है, तो आप 2 लिख सकते हैं। राजपुर घाट की जो संधि वह 1805 में हुई है, तो यहाँ आप 3 लिख सकते हैं। दोस्तों, ये मराठा साम्राज्य की सीरीज कंप्लीट होती है और आपको लगातार ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। फटाफट इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।